कि गिरते हैं मैदाने जंग में वही शेरे सवा शेर, गिरते हैं मैदाने जंग में वही शेरे सवा शेर, वो गिरे ही क्या जो घुटनों के बल चले। तो मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने क्लास 11 के समाज शास्त्र की जो बुक 1 है और चैप्टर नंबर हमारा 2, समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 1 है वो करा दिया है, ठीक है। तो उसको भी जरा देखिए, उस वीडियो को आगे से शेयर कीजिए। और इससे पहले हमने अपने ही चैनल पर मैंने आपको पूरा सिलेबस एनिमेशन तरीके से कराया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी देखिए, ठीक है, जो मैंने एनिमेशन तरीके से आपको कराया हुआ है। तो आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, ठीक है। तो आइए आज हम इस चैप्टर को भी समझते हैं और नेक्स्ट वीक तक आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो इसी में हम बात करते हैं कि आखिर हमारी समाज किस तरीके से कार्य करता है, क्या संकल्पनाएं हैं, क्या शब्दावली है। तो जैसे ही हमारा चैप्टर का जो नाम दे रखा है, ठीक है ना, कि शब्दावली, अवधारणाएं और उसका उपयोग, कि संकल्पनाएं क्या चीज है, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को हमें पढ़ते हुए बढ़ना है। तो जैसे हर विषय में कोई ना कोई शब्दावली होती है। जैसे मैं इतिहास सब्जेक्ट की बात करूं तो इतिहास में भी हम शब्दावली का यूज करते हैं, जिसको कह सकते हैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड जो सिर्फ और सिर्फ इतिहास में यूज होते हैं। जैसे क्रमानुसार हो गया आपका, ठीक है, क्रोनोलॉजी हो गया, कैसा ऐतिहासिक चीजें जो रही हैं। ऐसे ही हमें राजनीतिक विज्ञान के अंदर उन चीजों का यूज करना पड़ता है, गणित के अंदर भी हमें कुछ शब्दावली का यूज करना पड़ता है। तो उसी तरीके से हमें क्या होता है कि हमारे समाज शास्त्र में भी कुछ शब्दावली का यूज करना होता है, ठीक है। और वही इस चीजों को हमें कैसे समाज के अंतर्गत यूज करना है, वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर हम बात करते हैं कि समाज में बहुत सारे समूह देखने को मिलते हैं, ठीक है। हर एक, जैसे आपका एक छात्र संघ है, ठीक है, ऐसे टीचर्स का अपना समूह है, आपके गली मोहल्लों में समूह देखने को मिलते हैं। लेकिन हम इस तरीके से इतने सारे समूह हैं कि हर समूह को हम कोई ना कोई नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं कि हर सामाजिक समूह को नाम नहीं दिया जा सकता। तो हम किसको सामाजिक समूह कहेंगे? तो समूह सिर्फ उसे ही कहा जाता है जिसमें आपस में कुछ ना कुछ संबंध पाए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। और हर व्यक्ति जब समाज के अंदर रहता है तो उसकी अपनी कोई ना कोई परिस्थिति होती है और वो उसके अनुसार ही क्या करता है? अपनी भूमिका निभाता है। जिसके अंदर कह सकते हैं जैसे आप सभी क्या है, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपकी परिस्थिति हो गई और आप स्टूडेंट्स के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करते हैं। इसी तरीके से बोलते हैं कि आप अपनी क्या करते हैं? भूमिका इसके अंदर निभाते हुए चलते हैं। और समाज जो है वो हमारा बहुत सारे विभिन्न स्तरों में क्या होता है? बटा हुआ है, जिसके अंदर हमें कह सकते हो जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, इन रूपों में हमें क्या होती है? विभिन्नताएं देखने को इसमें मिलती हैं। इसके अलावा समाज में हमें क्या होते हैं? नकारात्मक तत्व भी देखने को मिलते हैं, जिसको कह सकते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। तो उनको क्या करना होता है? समाज के अंदर कंट्रोल रखना होता है, नियंत्रित करके रखना होता है, जिस तरीके से वो क्या कर पाए कि जो इनोसेंट पीपल है उनकी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता या समानता या फिर जो समाज के अंदर उनकी गरिमा है उसको ठेस ना पहुंचा पाए, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं कि सामाजिक समूह क्या है, कैसे उनके प्रकार हैं, किसको अर्ध समूह कह रहे हैं, किसे हम सामाजिक समूह कह रहे हैं, ठीक है, पीयर ग्रुप्स क्या है, समवयस्क ग्रुप क्या है, ठीक है ना। तो उन्हीं सब चीजों को हमें इसमें क्या करना है? अध्ययन करना है। और लास्ट में हम इसी में कंट्रोल करने की बात करेंगे, नियंत्रित करने की बात करेंगे। तो अपनी पहली स्लाइड इसको कह सकते हो, पहला टॉपिक ही है सामाजिक समूह एवं समाज। तो सामाजिक समूह है क्या? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं समूह। तो समूह तो क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो भी ग्रुप होता है, ठीक है ना, उसको हम समूह बोल देते हैं। लेकिन जब सामाजिक समूह की बात करते हैं तो सामाजिक समूह क्या होता है? तो वही दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जो संघ होता है, जो ग्रुप होता है वो, लेकिन उनमें क्या होता है? आपसी संबंध पाए जाते हो, आपस में एक दूसरे के साथ में लेन देन हो, आदान प्रदान हो, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरे के अंदर आपस में एकता की भावना विकसित होती है, उसे ही हम कहते हैं सामाजिक समूह, ठीक है। इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण और तुलनात्मक दृष्टिकोण, तो इसमें हमें दो
पॉइंट्स को पढ़ना होता है, जिसमें पहला होता है कि प्रत्येक समाज में, चाहे वो प्राचीन रहा हो, चाहे हमारा सामंती रहा हो, चाहे हमारा आधुनिक जो आज का है वो रहा हो, चाहे ये कॉन्टिनेंटल जिसको कह सकते हो महाद्वीपीय रहा हो, चाहे एशिया महाद्वीप हो, चाहे यूरोप महाद्वीप हो, चाहे अफ्रीकन महाद्वीप हो, सभी में हमें कुछ ना कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। तभी तो हम एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कह सकते हो कि एक बार को हमारी कम्युनिटी अलग हो सकती है, देश अलग हो सकता है, लेकिन एज ए ह्यूमन हम सबके अंदर कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, जिससे हम एक दूसरे के साथ में जुड़ाव महसूस करते हैं। और यही विभिन्न समाजों में जो समूह है, संयुक्ता के प्रकार अलग अलग होते हैं, जो मैं आपको बताकर गया हूं। क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, विभिन्न स्तर हो सकते हैं, अलग अलग हमारी भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी समाज के अंदर हम क्या रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कुछ भी अगर डाउट रहता है तो वो आप मेरे से कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर पिछले चैप्टर का भी कोई डाउट है तो आराम से आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी एनिमेशन तरीके से जो कराया उन चीजों को भी आप देखिए। ठीक है, तो अब इसी में बात करते हैं सामाजिक समूह और अर्ध समूह कि आखिर हम सामाजिक समूह किसको कह रहे हैं और अर्ध समूह किसे कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो सामाजिक समूह में क्या होते हैं, जिसमें आपसी संबंध पाए जाते हैं, लेकिन अर्ध समूह में क्या है, जिनमें सामाजिक संबंध हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं अर्ध समूह में। लेकिन सामाजिक जब भी समूह की बात करूंगा तो उसमें पक्का है, गारंटी है कि आपके पास में सामाजिक संबंध पाए जाएंगे, लेकिन अर्ध समूह में नहीं है। अब एग्जांपल्स भी इसी चीज के हैं। ठीक है, तो सामाजिक समूह क्या है, एक संगठन पर आधारित होते हैं, लेकिन जो अर्ध समूह होते हैं वो कह सकते हो कि उनके अंदर संरचना और संगठन का जो होता है वो अभाव देखने को मिलता है, इसमें कमी देखने को मिलती है। एक दूसरे से संगठित इन फ्यूचर भले ही हो जाए, लेकिन एक साथ में नहीं देखते हैं हमें। ठीक है, इसके अलावा जो सामाजिक समूह है उसमें व्यक्तियों में एकत्रता नहीं, बल्कि समूह ही सदस्य आपस में आपसी संबंध होते हैं, जिसमें कह सकते हो कि इसमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ में लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। सामाजिक समूह के अंदर एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, हर दिक्कत का सामना कहीं ना कहीं मिलकर किया जाता है। ठीक है, उसके लिए। और लेकिन जो हमारा अर्ध समूह होता है ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों का जमावड़ा होता है, बस एक जगह पर खड़े हो गए आकर। जैसे हम कह सकते हैं कि जब भी हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर हम उसको सामाजिक समूह नहीं कहेंगे, बस एक तरफ से हमें भीड़ दिख रही है। सेम ऐसे बस स्टॉप पर, ठीक है ना, भीड़ है, लेकिन उसको हम सामाजिक समूह नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके बीच में आपसी संबंध देखने को हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं जिनका आपस में कोई निश्चित संबंध हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, ठीक है, इन सब जगहों पर जो भी हमें भीड़ देखने को मिलता है, क्योंकि हम उनसे बात थोड़ी कर रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है, तो वो होता है हमारा अर्ध समूह। इसके अलावा सामाजिक समूह में हम की भावना होती है। हम की भावना का मतलब है हम सब मिलकर काम करेंगे, किसी भी अगर समस्या आएगा तो हम सब उसको क्या करेंगे, एक साथ सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन अर्ध समूह में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम की भावना नहीं होती है। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में ये लोग सामाजिक समूह बन जाते हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताकर गया था कि कभी ये बन जाते हैं, इन फ्यूचर में क्या होते हैं, अपने आप को सामाजिक समूह बना लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर एकदम से रेलवे स्टेशन पर है और कोई व्यक्ति अगर बेहोश हो गया है वहां पर, ठीक है, तो क्या होगा कि वहीं पर कुछ लोग होंगे जो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं संबंध पाया गया, सामाजिक समूह का हिस्सा बन गए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक भीड़ होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो क्षण भर के लिए सामाजिक समूह का पार्ट बन गए। ठीक है, इसके अलावा जो सामाजिक समूह है उसके अंदर हमदर्दी, प्यार, लगाव, भावनाएं सभी कुछ देखने को मिलता है। सुख दुख जिसको कह सकते हो बांटने का मौका मिलता है। और लेकिन समान आयु, जहां पर हम अर्ध समूह की बात करते हैं उसमें हमें समान आयु, लिंग आदि से संबंधित हूं तो यह एक सामाजिक समूह का निर्माण कर सकते हैं। अगर अर्ध समूह के अंदर भी यह भावना आ जाए कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस आयु वर्ग का हिस्सा हूं, इस लिंग का हिस्सा हूं, ठीक है ना, इस समूह को मैं आगे बढ़ा सकता हूं, तब तो वो सामाजिक समूह का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें ये पिक्चर देखने को मिलती हैं, तो आप मुझे एक बार बता सकते हो क्या चीज है, ये किसका पार्ट देखने को मिल रही है हमें, क्या इनमें कोई निश्चित संबंध पाया जा रहा है? नहीं। तो ये किसका पार्ट है? ये सभी अर्ध समूह का पार्ट है।
तो जो भी जैसे आपकी ये रोड पर चलते हुए लोग, ठीक है, ये आपकी स्टेशन पर भीड़, ये यहाँ पर लोग देख लो आपस में, ठीक है ना, जुड़े हुए नहीं दिख रहे हैं, जिसको कह सकते हो एक जगह पर सिर्फ और सिर्फ आकर खड़े हो गए हैं, कोई एक दूसरे से वार्तालाप ये सब देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसको कह सकते हैं सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या है। आखिर सर आप सामाजिक समूह कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो विशेषताएं बहुत ज्यादा इजी है। इसको कह सकते हो पहला, निरंतर के लिए दीर्घ स्थायी अंतरक्रिया, यानी कि हमने किसको बोला है, सामाजिक समूह वो है जो एक लंबे टाइम तक क्या रखते हैं, अपने बीच में संबंध रखते हैं, ठीक है। और ये संबंध हमेशा चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि रुक गए एक जगह पर, नहीं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं हमारे परिवार, आस पड़ोस, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे सामाजिक समूह ही तो है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके अलावा इन क्रियाओं का स्थिर प्रतिमान, जिसको कह सकते हो कि जो भी अंतरक्रिया चल रही है तो वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अगर समझ लो घर के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो पूरा का पूरा परिवार उसके लिए क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो उसी चीजों के लिए बोलते हैं स्थिर प्रतिमान। अन्य सदस्यों के साथ एक सी पहचान बनाने के लिए अपनत्व की भावना, कि हम कहीं पर जा रहे हैं तो वहां पर हमें अपने आस पड़ोस के लोग मिल गए तो वो अपनत्व की भावना आ गई, या फिर हम कहीं विदेश घूमने के लिए गए, ठीक है, और वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ हमें इंडियन मिल जाए तो वो सब क्या है, एक तरफ से एक सी पहचान बनाने के लिए अपनत्व की भावना ही विकसित होती है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति समूह के प्रति और इसके नियम, अनुष्ठान और प्रतीकों के प्रति सचेत रहता है, यानी कि जो भी समाज के नियम है, जो भी समाज की संकल्पनाएं हैं, उनके प्रति हर व्यक्ति क्या करता है, आदर सम्मान रखता है, तभी वो क्या करता है, सामाजिक समूह का निर्माण कर पाता है। साझी रुचि, एक जैसा इंटरेस्ट, जैसे मैं नॉर्मली अपनी ऑफलाइन क्लास में भी बात करता हूं तो उसमें क्या होता है कि आप देखिए आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही देखने को मिलते हैं आपको। इसका मतलब क्या है, आपकी ट्यूनिंग किसके साथ में मैच कर रही है, जिनकी आपके जैसे ही एलिमेंट्स हैं, आपकी जैसी ही रुचि देखने को मिलेंगी, इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, वही बनते हैं। तो 50-60 बच्चों की क्लास है, उसके अंदर सिर्फ 4 से 5 बच्चों का एक अलग ग्रुप, इनका अलग ग्रुप, ये कैसे हो पा रहा है, तो ये वही चीज है जिसमें साझी रुचि। तो सेम ऐसे ही क्या होता है समाज के अंदर, तो सामान्य मानकों और मूल्यों को अपनाना, और जो भी मानक होते हैं समाज को व्यवस्थित करने के लिए, उन सभी का क्या किया जाता है, इसमें पालन किया जाता है। और एक परिभाषित संरचना, यानी कि समाज की हमने क्या कर दी है, एक संरचना, एक स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से समाज के जो प्रतिमान है उन सभी का निर्वाह करना, उन्हीं के अनुरूप हमें अपने आप को ढालना, वही क्या कहलाता है, हमारा सामाजिक समूह कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा सामाजिक समूह हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर सामाजिक समूह के प्रकार कितने हैं। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था सामाजिक समूह को कोई भी ऐसे बहुत नाम नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करते हैं, प्रकार में बांटते हैं। तो जहां पर जो हमें प्रकार में दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ हमें 5 प्रकार पढ़ने हैं। जैसा पहला प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, दूसरा अंतः समूह और बाह्य समूह, तीसरा संदर्भ समूह, समवयस्क समूह, समुदाय और समाज, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत सारे स्तर भी पाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें समाज के अंतर्गत हमें अपने समूह देखने को मिलते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि पहला दे रखा है हमें प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो इसके अंदर तो देखो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की जो बात करी थी वो बात करी थी हमारे विद्वान जिनका नाम था चार्ल्स कूले, ठीक है। तो कूले सर ने बात करी थी। वैसे आपको सिर्फ इतना भी ध्यान होगा कूले सर, ठीक है ना, तब भी काम चल जाएगा, 1 नंबर में पेपर में पूछा जाएगा बस, ठीक है। तो प्राथमिक समूह क्या है, तो देखो प्राथमिक यानी कि जिसका संबंध क्या है, बहुत ज्यादा निकट है, जिसको हम सबसे पहले रखते हैं। तो वही चीज है, संबंधों की पूर्णता और निकटता को व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के छोटे समूह होते हैं, ठीक है। प्राथमिक जिसको आप सबसे पहले प्रायोरिटी में रखते हो, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे प्राथमिक समूह। जैसे इसमें परिवार, बच्चों का खेल, समूह, स्थायी पड़ोस, ये सब शामिल होता है जिसके अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले हम किसको रख रहे हैं, अपने परिवार को, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं पड़ोस आएगा, ठीक है। फिर इसी में इसके अलावा बच्चों का जो खेल खेले जाते हैं उसमें देखिए उनमें भी वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है कि अच्छा ये अपना खास दोस्त है तो इसके साथ में तो हम क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। ऐसे सेम आप अपने स्कूल्स में भी करते हैं। तो प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या है, तो प्राथमिक समूह की विशेषता सबसे पहला समूह की लघुता, यानी कि जो ये समूह होते हैं ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत 20, 30, 50 लोग होंगे, नहीं,
5 6 बस, ज्यादा ज्यादा इतने चलेंगे, ठीक है। शारीरिक समीपता, इसमें जैसे कह सकते हो परिवार, ठीक है, इसमें ये शामिल हो जाते हैं हमारे। संबंधों की निरंतर तथा स्थिरता, जिसमें संबंध क्या रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, निरंतर, जिसको कह सकते हो चलने वाले होते हैं। परिवार है हमारा, आस पड़ोस है, जो भी रिलेटिव्स हैं, वो सब चलते रहते हैं, ठीक है। सामान्य उत्तरदायित्व, जिसको कह सकते हो सभी का एक कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उसका क्या करते हैं, पालन करते हैं। हर एक को कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। सम उद्देश्य, सम उद्देश्य इसका मतलब है समान उद्देश्य। और जो भी हम सामाजिक समूह के अंदर, यानी कि जो भी प्राथमिक समूह है, उसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर हम सभी के जो उद्देश्य होते हैं वो समान होते हैं, कि हमें किस तरीके से किसी भी एक प्रॉब्लम है उसको कैसे सुलझाना है, जो भी टास्क दिया गया है, तो उसका हमारा जो उद्देश्य है वो सेम है। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल हमारे पास में परिवार है, ग्राम यानी कि गांव है, और मित्रों के समूह, ठीक है। ये आपके मित्रों के समूह आपके स्कूल में भी हो सकते हैं, कॉलेज में भी हो सकते हैं, आपके जहां पर भी जॉब कर रहे हो वहां पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चलता है, ये आपका प्राथमिक समूह चलता है। अब इसी में बात करते हैं हम अपने द्वितीयक समूह की। तो द्वितीयक समूह क्या है, जिसके बीच में हमें घनिष्ठता तो देखने को मिल रही है, लेकिन उतना लगाव देखने को नहीं मिल रहा जितना हमें प्राथमिक समूह में देखने को मिल रहा था। तो इसमें क्या होता है, घनिष्ठता की कमी का अनुभव किया जाता है। यानी कि जो हमें प्राथमिक समूह में, हमने जो सबको प्राथमिक में रखा था, प्रायोरिटी में रखा था, वो उससे थोड़ा सा हमें क्या मिलता है, अलग देखने को मिलता है। जैसे इसमें क्या होते हैं, राजनीतिक दल, आर्थिक महासंघ और सामाजिक संघ इत्यादि, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। जैसे राजनीतिक समूह है तो उसमें कोई हमारा कोई इतना ज्यादा आपसी संबंध थोड़ी है हमारे, ठीक है। तो वो सब क्या हो गए, हमारे लिए द्वितीयक समूह हो गए। अब इसकी विशेषताएं देखो, अगर आपने प्राथमिक समूह की विशेषताएं पता है, एक याद कर लो, दूसरा उसका बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, आपका अपोजिट है। वहां पर कैसा आकार था, छोटा आकार था, यहां पर कैसा आकार है, बड़ा आकार। जैसे राजनीतिक समूह है तो ऑब्वियसली उसमें देखिए आप कितना बड़ा आकार होता है, वो 4 से 5 लोगों का थोड़ी होता है, उसके अंदर बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। वहां पर प्रत्यक्ष संबंध है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष संबंध है, जिसमें कह सकते हो जुड़ाव है तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए है, बाकी कोई लगाव नहीं है हमारा, ठीक है। जिस टाइम पर जैसे मान सकते हो चुनाव होते तो देखिए सबके सब क्या हो जाते हैं, एक जगह पर आकर इकट्ठे होते हैं, आकार बढ़ जाता है। संबंध कैसे हैं, अप्रत्यक्ष है, इलेक्शन खत्म, कोई संबंध नहीं रह जाता, ठीक है ना। इस तरीके से विशेष स्वार्थ की पूर्ति, इसके अंदर क्या होता है, जिस भी हम संगठन से जुड़े हुए हैं तो सिर्फ अपने अपने हित की वजह से जुड़े हुए हैं, हमारा वो हित पूर्ण हो जाएगा, हम उस संगठन से क्या कर लेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। उत्तरदायित्व सीमित होते हैं, वहां पर क्या थे, प्राथमिक समूह में उत्तरदायित्व सबके समान थे और सभी के अपने अपने कुछ लक्ष्य थे, सबकी कोई जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उत्तरदायित्वों को सीमित कर दिया, बस अपने काम से मतलब है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। अस्थायी संबंध है यहाँ पर, ठीक है ना। संबंध कह सकते हो अप्रत्यक्ष है, अस्थायी, क्षणभंगुर है, ठीक है ना, कुछ टाइम तक है, जब तक हमारा काम चल रहा है बस। जैसे मान लो कि कहीं पर जॉब करने जा रहे हैं तो वहां पर सिर्फ हमारा यही संबंध है कि ठीक है हम जॉब करी और अपने घर पर आ गए, तो उसके बाद में हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसके लिए जैसे उदाहरण है हमारे पास में विद्यालय, स्कूल में, तो देखो ना स्कूल में भी यही होता है। कई बार क्या होता है कि जो भी हमने वहां पर पढ़ा या फिर जो भी हमारे ग्रुप्स बने, ठीक है ना, उनको क्या हुआ, कितने ही होते हैं जो घर पर भी आकर उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा तो अगले दिन ही जाकर उन चीजों को काम कर रहे हैं, ठीक है। सरकारी कार्यालय, अस्पताल हो गए, छात्र संघ हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल है, द्वितीय संघ के। इन्हीं एग्जाम्पल्स को देकर आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, छात्र संघ किस समूह का भाग है, प्राथमिक समूह या द्वितीयक समूह, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, द्वितीयक समूह। अब इसी में हम बात करते हैं अपना अंतः समूह, जो दूसरा वाला था, क्योंकि मैंने आपको प्राथमिक समूह और हमारा द्वितीयक समूह इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसी में बात करते हैं हमारे अंतः समूह और बाह्य समूहों में अंतर, ठीक है। तो अंतः समूह और बाह्य समूह में अंतर क्या है, इसी तरीके से आप पेपर में लिखना, अंतः समूह यानी जिसमें हम की भावना पाई जाती है, और बाह्य समूह जिसमें हम की भावना नहीं पाई जाती है। बहुत ईजी है, जिसको कह सकते हो, ठीक है ना, एक याद कर लो, दूसरा उसका हमेशा उल्टा मिलेगा। अंतर समूहों में व्यक्तियों के बीच एकता की भावना पाई जाती है, लेकिन जो बाह्य समूह है उसके अंदर एकता की भावना का अभाव देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है, इनके बीच में कोई एकता की भावना नहीं पाई जाती, बाह्य समूह, ठीक है। अंतर समूह का कोई विशेष आकार नहीं होता है, आवश्यकता पड़ने पर इसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। जैसे
एग्जाम्पल के लिए समझोगे तो क्या हो सकता है, देश पर विदेशी हमले के समय समस्त देशवासियों का अंतर समूह बनना, क्योंकि उस टाइम पर जो बात आ जाती है वो देश की आई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देश को बचाव करने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए हम सभी क्या हो जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, अंतर समूह। ठीक है ना, एक साथ उसका मुकाबला करेंगे। अब इसी में बाह्य समूह का कोई भी विशेष आकार नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति का अंतर समूह दूसरे व्यक्ति के बाह्य समूह हो सकता है। ठीक है ना भाई, जैसे मान लो यहां पर वही एग्जाम्पल है कि जिस टाइम पर हमें जरूरत पड़ी, लेकिन वो क्या हुआ, हमने उस टाइम पर तो अंतर समूह बना लिए, लेकिन वो किसका ही पार्ट है, बाह्य समूह, लेकिन क्योंकि हम उससे वैसे जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है। अंतर समूह में सामाजिक निकटता, निष्ठा तथा सहयोग पाए जाते हैं, लेकिन बाह्य समूह में सामाजिक दूरी, उपेक्षा, यानी कि एक दूसरे को कह सकते हो कि नजरअंदाज कर देना, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन तथा संघर्ष पाए जाते हैं। इसमें एक दूसरे के प्रति हमें क्या मिलते हैं, संघर्ष देखने को मिलते हैं, कि एक दूसरे के प्रति जिसको कह सकते हो कि हमें जुड़ाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अंतर समूह में व्यक्ति जिन समूहों को अपना मानता है वह अंतर समूह होते हैं। इसके अंदर अपनत्व की भावना है, एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित किए जाते हैं। और लेकिन जो हमारे पास में बाह्य समूह है, इन जिन समूहों से अपनी दूरी समझता है वे बाह्य समूह होते हैं, यानी कि जिसके साथ में उसका निकटता संबंध नहीं होता वो हमारे कहलाते हैं बाह्य समूह। अब इसी में हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रकार की, जिसको कह सकते हैं संदर्भ समूह। संदर्भ समूह, इसका मतलब है किसी के लिए संदर्भ दे देना। उस तरीके से होता है कि किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे आदर्श की तरह देखते हैं, या फिर कह सकते हो उनके जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। तो किसका संदर्भ ले रहे हो, जैसे मान लो कि एक किसी को क्रिकेटर बनना है, तो वो क्या करेगा, क्रिकेटर जो भी हमारे रहे हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ठीक है ना, उनको कहीं ना कहीं अपना आदर्श मानेगा और तब जाके क्या करेगा, वो खेलना स्टार्ट करेगा, उनके जैसा बनना चाहेगा। उस तरीके से क्या होता है, संदर्भ, यानी कि जिसको कह सकते हो आप रोल मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा रोल मॉडल, जो भी हमारे आदर्श हैं, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह हम व्यवहार करने लग जाते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है, यानी कि जिसके तरह हम बनना चाहते हैं, अनुकरण का मतलब है उनका कहीं ना कहीं सामना, वो उनकी पद चिन्हों पर चलना। ठीक है, एक व्यक्ति या लोगों का कोई समूह जो किसी की तरह दिखने की इच्छा रखता है, जो भी बताकर गया हूं, ठीक है ना, एक दूसरे जैसा दिखना चाह रहा है, कि मान लो अगर कोई भी एक फैशन चल रहा है तो हम सब क्या करते हैं कि उसी ड्रेस को अपने पास में रखने की कोशिश करते हैं जो भी ट्रेंड में चल रहा हो। ठीक है, तो हम अपने संदर्भ समूह से संबंधित नहीं होते, पर हम अपने आप को उस समूह से कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, महत्वाकांक्षा और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, यानी जिसमें कह सकते हो कि जो भी आपके लक्ष्य हैं, तो उसमें किसको आप अपना रोल मॉडल मान रहे हो। ठीक है, ये मैंने क्रिकेट का एग्जांपल लिया, ऐसे ही आप स्टडी में ले सकते हो, जो भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर है उनमें से कितने अच्छे हैं जिसकी तरह बनना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई टीचर बनना चाह रहा है तो वो अपना किसी को तो आदर्श मान रहा है जिसके लिए वो आगे बढ़ना चाह रहा है। अब इसी में आता है हमारा औपनिवेशिक अवधि में संदर्भ समूह, और दो पढ़ने इसमें हमें समकालीन अवधि में संदर्भ समूह। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं औपनिवेशिक काल में संदर्भ समूह कैसे होते थे। तो देखो, औपनिवेशिक समय यानी कि जिस टाइम पर भारत किसका गुलाम था, ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के अंडर में हम थे। तो ऑब्वियसली अब औपनिवेशिक जो समूह थे उस पर औपनिवेशिक काल का भारतीयों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा होगा। बहुत सारे भारतीय क्या होंगे, उनके जैसा दिखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो वही है कि जो मध्य वर्गीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे, वो उनके लिए क्या हो गए थे, संदर्भ समूह। ऐसे ही अक्सर भारतीय पुरुष अंग्रेज पुरुषों की तरह पोशाक धारण करना चाहते थे। ठीक है ना, जिस तरीके से अंग्रेज ड्रेस पहनते थे उसी तरीके से क्या होता था, भारतीय भी पहनने की कोशिश करते थे, और वो चाहते थे मैं भी ऐसा बनूं। ठीक है, इस तरीके से वो जिस तरीके का भोजन करना चाहते थे वो उसी तरीके का भोजन करते थे। ठीक है, लेकिन वे चाहते थे कि भारतीय जो महिलाएं हैं उनमें परिवर्तन ना आए। पुरुष तो अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, वो
उन अंग्रेजों जैसा दिखना चाह रहे हैं, लेकिन क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि भारतीय जो महिलाएं हैं वो भारतीय जो संस्कृति है उसी का पालन करें, वो उस वाली संस्कृति में ना जाए, ठीक है ना। जो अपना रहन सहन है भारतीय ही रखें, या आकांक्षा रखते थे कि भारतीय महिला अंग्रेज महिलाओं का कुछ रहन सहन ग्रहण करें, पर बिल्कुल उनकी तरह ना बने। अपने आप को पूरा धारण चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन महिलाओं को मना कर रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत तो कर लीजिए, ठीक है, लेकिन पूरा अपने आप को चेंज मत कीजिए। तो ये था हमारा औपनिवेशिक काल में। अब बात करते हैं समकालीन अवधि में संदर्भ समूह। तो देखो विपणन परीक्षण यानी कि जो भी मर्चेंट या फिर हम जब बाजार में निकलते हैं तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, अपने से जो भी हमें दिख रहे होते हैं लोग उनकी तरह हम दिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कह सकते हो जब हम खरीद या खपत करते हैं तो उस टाइम पर हम निर्णय लेते हैं कि यार कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है, किन चीजों को आज समाज के अंतर्गत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है कि ये चीज चल रही है ट्रेंड में या नहीं, तो उन्हीं चीजों को शामिल किया जाता है। जैसे कपड़ों को खरीदने और पहनने के समय हम क्या करते हैं, अपने साथ में एक दो बंदे लेके जाएंगे और उसमें क्या करते हैं कि यार ठीक है तू मेरी हेल्प कर दियो इन कपड़ों को सिलेक्ट करने में, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो इसी को बोल सकते हैं कि कैसा ट्रेंड जो चल रहा है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, एक दूसरे की जो सहायता करते हैं वही आपका कहलाता है। जैसे आमतौर पर हमारे आसपास के लोगों जैसे मित्रों या सहकर्मी समूह, सहयोगी या स्टाइलिश संदर्भ समूह, ठीक है ना, जो क्या करते हैं हमारी हेल्प करते हैं चीजों को डिफाइन करने में या फिर चीजों को चुनने में। अब आता है हमारा समवयस्क समूह। समवयस्क, सम का मतलब समान, वयस्क का मतलब एक जैसे, ठीक है ना, यानी कि जो भी अडल्ट हो गए हैं उसके लिए बात होती है। इसको नॉर्मल बोला जाता है पीयर ग्रुप, यानी कि एक समान आयु वाले व्यक्तियों का समूह, उसको बोलते हैं समवयस्क समूह। जैसे आप यहां समझिए, ये देखिए ये हमारे छोटू मोटू चुन्नू मुन्नू सब एक साथ क्या है, एक ही एज के हैं, इनमें कोई भी आपको बड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये इनका क्या हो गया, एक समवयस्क समूह हो गया, एक जैसी समान आयु वाले। ये देखिए हमारे, ठीक है ना, ये वाले जो ग्रुप है इनमें सब एक जैसी आपको देखने मिलेंगे। जैसे अभी आप सभी 11th क्लास में तो आपको ऐसे ही दोस्त मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत छोटे दोस्त बना लोगे या फिर बहुत ज्यादा बड़े बना लोगे, तो इसको ही बोलते हैं समवयस्क समूह, ठीक है। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं वो अपना समवयस्क समूह बनाते हैं, वो अपने ही समूह में खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का प्राथमिक समूह है जो सामान्य समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय समूह के लोगों के बीच बनता है, ठीक है ना। छोटे बच्चों से लेकर ये आपके बड़े तक का होता है, जिसमें हम अपनी ही एज के जो बच्चे होते हैं, अपनी एज के जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में रहना पसंद करते हैं। समावेशक समूह से तात्पर्य अपने समावेशक साथी द्वारा डाले गए सामाजिक दबाव से व्यक्तियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, यानी कि इसी में क्या होता है, पीयर जो प्रेशर होता है, यानी कि इसको कह सकते हो कि जो सामाजिक समूह जो हमारे हैं समवयस्क, वो कई बार हमें इस तरीके से दबाव डाल देते हैं कि आपको ये काम करना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है ना, उनमें से एक दोस्त मना कर रहा है कि मेरे को नहीं जाना है, लेकिन देखना 3 उसको इस तरीके से प्रेशराइज कर देंगे कि उसको भी अपने साथ में लेके चल देते हैं। यही कहलाता है हमारा समवयस्क समूह, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया मैंने। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसी में है जो 5वां पार्ट था, समुदाय एवं समाज अथवा संघ, ठीक है, प्रकार ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो समाज, समुदाय अथवा संघ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुदाय की, ठीक है। तो समुदाय क्या है, समुदाय से तात्पर्य उन मानव संबंधों से है जो बहुत अधिक व्यक्ति घनिष्ठ और चिरस्थायी होते हैं। चिरस्थायी का मतलब लंबे समय तक चलते हैं और इनके बीच में क्या होती है, निकटता देखने को मिलती है, आपसी जुड़ाव देखने को मिलता है, वो होता है समुदाय। जहां पर एक समुदाय आकर क्या कर रहे हैं, अपने जो भी सामाजिक क्रियाकलाप हैं, ठीक है ना, उनका अनुकरण करते हैं। जहां एक व्यक्ति की भागीदारी सच्चे मित्रों अथवा एक सुगठित समूह में भले ही परिवार जितने नहीं परंतु महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें कह सकते हो कि जितने भी हमारे मित्र होते हैं ये सब समुदाय का ही पार्ट है। जिसमें क्या होता है कि हम वो परिवार के सदस्य नहीं है, लेकिन जब हमारे उनके बीच में संबंध है वो कहीं ना कहीं परिवार जितने मजबूत होते हैं, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, समुदाय का, जिसमें आप अपने बेस्ट फ्रेंड इन सबका एग्जाम्पल रख सकते हो। अब आता है समाज अथवा संघ। तो देखो समाज अथवा जो संघ होता है वो समुदाय के विपरीत होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें विशेषता जो होती है आधुनिक नगरीय जीवन के स्पष्ट अभिव्यक्त बाहरी और अस्थायी संबंध होते हैं। संघ के पार्ट हैं तो हम वहां पर जाते हैं, सिर्फ अपनी भूमिका निभाकर आ जाते हैं,
ठीक है। जैसे वाणिज्य और उद्योग की आवश्यकता यह है कि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नपा तुला हो, युक्ति संगत और निजी हितों के अनुसार हो। जैसे इसके अंदर कह सकते हैं जब भी हम मार्केट के अंदर, ठीक है, या फिर जब भी हम किसी जॉब कर रहे हैं कहीं पर, तो वहां पर बस यही होता है कि हमारा जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ इससे निजी ना होकर बस क्या रहे, हमारा संघ के रूप में रहे। ठीक है, इसको कह सकते हो आप कि हमारा बस काम जो है वो इसी तरीके से चल रहा है, उससे ज्यादा फ्रैंक नहीं होंगे। ठीक है, तो वो इसी का पार्ट होता है, नपा तुला रहे, निजी हितों के अनुसार हो। हम एक दूसरे को जानने की अपेक्षा करार अथवा समझौता करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ में जानने की अपेक्षा करी जाती है और एक समझौता तैयार कर लिया जाता है कि इस कंपनी के द्वारा हम जुड़े हुए हैं, जब तक जुड़ाव है जब तक हम इस कंपनी के पास। आप समुदाय और प्राथमिक समूह को समान मान सकते हैं और संघवाद द्वितीय समूह को समतुल्य नाम मान सकते हैं। संघवाद, इसको आप संघ कह सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से आपका ये चीज चलती है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं जो सामाजिक समूह है, समुदाय है, वो हमारा प्राथमिक समूह है, लेकिन जो संघ है वो हमारा किसका पार्ट है, द्वितीयक समूह का। अब है हमारा सामाजिक स्तरीकरण, इसको कह सकते हो कि समाज के अंदर हमें बहुत सारे स्तरीकरण यानी कि लेवल्स देखने को मिलते हैं। अब वो लेवल्स क्या है, इसमें कह सकते हो कोई ना कोई भौतिक रूप से या प्राचीनतम रूप से हमेशा कहीं ना कहीं लेवल्स बने होते हैं। जैसे इससे समझिए आप, ठीक है ना, यहां पर देखिए ये उच्च स्तर, ये उससे निम्न, ये उससे निम्न, इस तरीके से कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, लेवल्स बनाकर चलते हैं। ठीक है, जिसमें कह सकते हो कि अगर हमें एक बेस तैयार करना पड़ता है, ठीक है, तो नीचे का बेस हमेशा देखना स्ट्रांग रहेगा, उसके ऊपर जितनी मर्जी फिर मीनारें खड़ी कर ली। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, ये जो भौतिक और प्रतीकात्मक लंबों तक पहुंच के आधार पर, यानी कि यही चीज है, जितना ज्यादा हमें ऊपर जाना है तो उस पर आधार पर क्या होता है कि हमें असमानताओं के अस्तित्व भी देखने को मिलते हैं। जो भी आधार है उन चीजों में, इसमें हमें समानताएं असमानताएं ये सब देखने को मिलती है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण की तुलना धरती की सतह में चट्टानों की परतों से की जाती है। तो यानी कि जैसे हमें क्या होता है कि हमारे धरती पे जो लेवल्स दिए गए हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि सबसे नीचे बेड रॉक, उससे ऊपर वीदर्ड रॉक, ठीक है, फिर कहीं पर हमारे सॉइल जो सबसे ऊपर वाला आता है वो बिल्कुल ही परत सॉइल। तो इसी तरीके से कहते हैं जिस तरीके से धरती के नीचे जब संरचना होती है तो उसके अंतर्गत हमें क्या होती है, बहुत सारी परत देखने को मिलती है। ऐसे ही समाज के अंदर हमें बहुत सारे स्तर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें संबंध जो हो सकते हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं, प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अधिकतम में अधिक कृपा पात्र उच्च स्थान पर और जो कम सुविधा पात्र है, ठीक है ना, उनको हमने निम्न स्थान पर रखा। जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, स्वस्थ, दीर्घायु, सुरक्षा, शैक्षणिक सफलता, कार्य में उपलब्धि और राजनीतिक प्रभाव, ये सभी अवसर व्यवस्थित तरीकों से असमान रूप से व्यवस्थित है। यानी कि किसी का कह सकते हो कि कोई ज्यादा स्वस्थ है, किसी के पास में शैक्षणिक योग्यता ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास में आर्थिक स्थिति अच्छी है, किसी की कम है, ये सब क्या है, स्तरीय तो है। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे मानव समाज में ऐतिहासिक रूप से जो स्तरीकरण की थी उसकी 4 मूल व्यवस्थाएं थी। इसमें पहला था दासता, यानी कि जिसमें कह सकते हो दास, जाति आज भी भारत में है, एस्टेट जिसको कह सकते हो सामंत, ठीक है, वर्ग। तो अभी जो हमें डिटेल में पढ़ना है वर्ग और जाति के बारे में पढ़ना है, दासता और एस्टेट के बारे में इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब वही चीज है, हमारा किसका टॉपिक आता है, जाति। तो देखिए जाति क्या होती है, तो जन्म आधारित होती है। ठीक है, तो भारत में हमेशा बहुत सारी जातियां देखने को हमें वैसे ही मिलती हैं, जिसमें कह सकते हो सामाजिक श्रेष्ठता है, उसमें अंदर आप कह सकते हो कि अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा दिखाना, ये सभी देखने को मिलता है। ठीक है, जो कहते हो शुद्धता और अशुद्धता, यानी कि पवित्रता अपवित्रता, इन पर आधारित होती थी। ठीक है, इसके अलावा विश्वास था कि पुरोहित जाति यानी कि जो ब्राह्मण, ठीक है, वो सबसे ज्यादा क्या है, पवित्र है, और बाकी जो जातियां हैं वो क्या है, निम्न है। जरा यहां से समझिए इसको, सबसे ऊपर इसमें कह सकते हो ये अभी का नहीं है, जो सामाजिक स्तर है ये जातियां ये पहले थी। ठीक है ना, तो और ये सबसे ऊपर ब्राह्मण, उनसे नीचे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो चारों श्रेणी में कहीं नहीं थे, चारों वर्णों में वो आते थे फिर यहाँ पर अनटचेबल, जिसको अस्पृश्य भी बोलते हैं।
जिन्हें चारों वर्णों में कहीं शामिल नहीं करा जाता। ठीक है, उस तरीके से जैसे ब्राह्मण में कौन है, पुजारी, इसमें क्षत्रियों में राजा, शासक, योद्धा, वैश्य में व्यापारी, शिल्पकार, भूस्वामी यानी कि इसको कह सकते हो साहूकार, स्किल्ड वर्कर्स यानी कि जिसके पास में बहुत अच्छी क्या थी, कलाएं थी, शूद्र में खेत में काम करने वाले, अनस्किल्ड पीपल, सर्वेंट्स, ये सब आते थे। तो इस तरीके से ये क्या कर रखा था, इंडियन कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो जिसमें कह सकते हो कि हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती थी। तो इसी तरीके से दिखा रखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, इसी तरीके से इनके व्यवसाय भी निर्धारित होते थे, सबके काम बांट रखे हैं। जाति आधारित स्त्रीकरण अब तो फिलहाल क्या कर दिया है, पूर्णतः इसको बंद कर दिया गया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए। ठीक है ना, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, ठीक है, या फिर आप जॉब करने भी जाएंगे तब भी हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो फिलहाल अब जो जातिगत स्त्रीकरण है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब ऐसा हमें कोई स्त्रीकरण देखने को नहीं मिलता। सबके पास में अब सेम अपॉर्चुनिटी है, कोई भी आपको काम करना है तो उसके लिए। ठीक है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अनटचेबल्स, ठीक है ना, कोई भी हो, सबके पास में समान अधिकार है, समान अवसर है। ठीक है, अपने आप को बस हमें अपनी योग्यताओं को निखारना है और समाज में आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आता है वर्ग। तो वर्ग का कह सकते हो जो वर्णन करना, उसके लिए बहुत सारे प्रयास करे गए। ठीक है, जैसे इसमें हमें मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स, वेबर और प्रकार्यवाद के केंद्रीय विचारों का अध्ययन करना है। तो देखो कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग की बात करी तो उन्होंने दो की बात करी। एक साइड हमें जहां पर कह सकते हो जमींदार, और एक साइड में हमें क्या देखने को मिलते थे, मजदूर या फिर आप किसान कह सकते हो। ठीक है ना, ये सब। तो इसके बीच में मतलब क्या है, ये एक वर्ग जिसको कह सकते हो जमींदार, ये सब किससे रिलेटेड है, अमीर वर्ग, और जो मजदूर किसान ये सब क्या है, हमारे गरीब वर्ग। तो यानी कि जो समाज है इनके बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, संघर्ष देखने को मिल रहा है कि एक समाज बहुत ज्यादा अमीर बनता जा रहा है, एक गरीब बनता जा रहा है। तो इसके बीच में जो ये मार्क्स ने इसी चीज को क्या दिया था, अपने थ्योरी, जिसको कह सकते हैं क्लास स्ट्रगल, ये दिया। ऐसे ही वेबर, ठीक है ना, तो वेबर क्या करते हैं, इस शब्द का प्रयोग किया जिसका तात्पर्य बाजार क्षमता की सामर्थ्य के प्रतिफल और लाभ से है। जैसे वेबर तर्क देते हैं कि असमानता आर्थिक संबंधों पर आधारित हो सकती है, कि जो भी असमानता है, कोई जिसमें कह सकते हो आपके अमीर गरीब, ठीक है ना, वो हो सकता है आर्थिक संबंधों पर, लेकिन प्रतिष्ठा और राजनीतिक सत्ता पर भी आधारित होती है, कि किसी की रेपुटेशन कितनी है। भले ही उसके पास में पैसा कम है समाज में, लेकिन फिर भी उसकी प्रतिष्ठा के आधार पर उसको वैल्यू दी जाती है। ऐसे ही वो किस राजनीतिक संगठन का पार्ट है, ठीक है ना, राजनीतिक शक्ति कितनी है उसके पास में, उसके ऊपर भी आधारित होती है। ठीक है, आर्थिक संबंधों पर तो है ही है, इसके अलावा राजनीतिक और जो प्रतिष्ठा है उसके आधार पर भी होती है। ऐसे ही फिर आता है प्रकार्यवाद, जिसके अंदर सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवाद सिद्धांत कहता है कि जिसके अंदर हमें सेम आस्था, सामान्य पूर्व कल्पना के साथ आरंभ होता है। कोई भी समाज वर्गहीन नहीं है। वो जो प्रकार्यवाद बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर वर्ग देखने को ना मिलते, चाहे वो भारत का रहा हो, चाहे वो यूरोप का रहा हो, चाहे अमेरिका का, हर जगह हमें कहीं ना कहीं क्या मिलता है, वर्ग देखने को मिलता है। आइए अब थोड़ा सा इन्हीं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसमें कह सकते हो जाति और वर्ग में अंतर। तो जाति और वर्ग में अंतर क्या है, जाति जन्म आधारित है। बस 2 सेकंड रुकिए, पेन चेंज करते हैं अपना। ठीक है, तो जाति क्या है, जन्म आधारित है, और जाति एक बंद समूह है, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, इसके अंदर जिसमें कह सकते हो विवाह के नियम, खान पान के, ठीक है, रहन सहन, सबके चीजें क्या होता है, नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो वही चीजें विवाह, खान पान आदि के कठोर नियम होते हैं। विवाह के टाइम पर तो कितना ज्यादा देखने को मिलता है हमें, आज फिलहाल इसमें तो चेंज हमें देखने को मिल रहा है। विवाह आज भी कहीं ना कहीं यही होता है कि हम अपनी जाति के अंदर ही ढूंढते हैं, उसी में हम क्या करते हैं, विवाह करते हैं। ठीक है, तो जाति व्यवस्था एक स्थिर संगठन है। जाति प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है, उसके अनुकूल नहीं है। ठीक है ना, फिलहाल आज इसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। इसमें कह सकते हो खान पान की बदलती जो प्रतिमान है उसमें आज कोई भी नहीं हो रहा, कि ठीक है ना, कि पहले यही होता था कि जो एक खास जाति से बिलोंग करते तो वो इसी तरीके से खाना पीना अपना, ठीक है, उसी को रखते थे, रहन सहन। लेकिन आज इसमें फिलहाल चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, और विवाह में चेंज तो हुआ है,
ठीक है ना, अंतर जातीय विवाह देखने को मिल रहा है, लेकिन आज भी हमारी कोशिश, पहले प्राथमिकता ये रहती है कि अपनी ही जाति में विवाह किया जाए। अब इसी में आता है वर्ग। तो वर्ग क्या है, सामाजिक स्थिति पर आधारित होता है कि आपकी सामाजिक स्थिति कैसी है, समाज में आप क्या रेपुटेशन रखते हो, उसके भी आप पर होता है। तो जहां पर जाति एक बंद व्यवस्था थी, लेकिन यहां पर जो वर्ग है वो कैसी है, खुली व्यवस्था है। वहां पर बहुत ज्यादा कठोरता से नियमों का पालन होता है जाति में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर सरल नियम है, आप अपनी स्थिति को बढ़ाइए, परिस्थिति को बढ़ाइए, और आप क्या होते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था के मुकाबले कम स्थिर है। जाति जो व्यवस्था है वो स्थिर है, वो अपनी जगह से नहीं हिलने वाली, लेकिन यहाँ पर ये कम स्थिर है। लेकिन वर्ग लोकतंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं है, उसके अनुकूल है, यानी कि ये चीजें सही है। ठीक है, अब हमें देखने को मिलता है परिस्थिति और भूमिका। ठीक है, तो परिस्थिति और जो भूमिका है उसमें क्या देखने को मिलता है, जो स्थिति है समाज में या एक समूह में स्थित है। ठीक है ना, इसमें कह सकते हो जो प्रत्येक समाज है वो अपनी कोई ना कोई एक स्थिति जरूर रखता है। ठीक है, और वो उसी के अनुसार क्या करता है, अपने अधिकारों को आगे बढ़ाता है। जिसमें कह सकते हो आप परिस्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति और इन चीजों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से है। जैसे एक स्थिति होती है, मन की एक स्थिति होती है जिसमें आचरण के कई मानक होते हैं। जैसे हमारा मन है, अभी यहां पर है, थोड़ी ही देर में कहीं और पहुंच जाता है। तो वही कह रहा है कि मन की बहुत सारी स्थिति होती है जिसमें आचरण के कई नियम है, और साथ ही निश्चित जिम्मेदारियां और विशेष अधिकार भी होते हैं। ठीक है ना, और सभी के क्या है, अपने कुछ विशेष अधिकार भी हैं। उन्हीं चीजों का इसमें क्या करा जाता है, पालन किया जाता है। और अपनी परिस्थिति के अनुसार ही हम क्या करते हैं, भूमिकाओं का पालन करते हैं। जो भी हमें जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो हमारी जो भी स्थिति होती है, जो भी हमारी परिस्थिति है, उसके अनुसार क्या करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। ठीक है, जैसे यहां समझिए, तो यहां पर दो प्रकार है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रदत्त परिस्थिति वो होती है जो हमें जन्म से मिल जाए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जिसको हमें अर्जित नहीं करना पड़ता, कमाना नहीं पड़ रहा। जैसे जाति जन्म से मिली, नातेदारी जन्म से, ठीक है, जन्म जो लिया हमने वो भी हमारा आधार पर है। ठीक है ना, लिंग भेद, आयु भेद, ठीक है ना, ये क्या है, प्रदत्त परिस्थिति, जिसमें हमारा कोई योगदान ज्यादा नहीं है। लेकिन यहां पर आइए अर्जित परिस्थिति, इसमें हमें योगदान देखने को मिलता है, जिसको हमने क्या करा है, समाज से अर्जन किया है, अर्जित किया है, यानी कि समाज में रहकर कमाया है। जैसे शिक्षा, जन्म से शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा को हमने यहीं पर अर्जित किया है, यहीं पर ग्रहण किया है। प्रशिक्षण, जो भी हम स्किल्स अपनी डेवलप कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो सब इसका पार्ट है। धन दौलत, पैसा जन्म से लेकर नहीं आया, यहीं से। व्यवसाय यहीं किया, राजनीतिक सत्ता, इसके अलावा जो भी हमारी स्थिति है उसको अचीव करना है समाज के अंदर, वो यहां पर है। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हो सामाजिक परिस्थिति में परिस्थिति और अर्जित स्थिति, तो उसको जरा इस वाले डायग्राम से समझिए। जैसे ये व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्ति में दोनों ही हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है ना, तो अब ये क्या है, एक ही है, ठीक है ना, फीमेल एक ही है। अब देखो ये किसी की पुत्री, किसी की बहन, किस स्त्री भी है एक, ठीक है ना, और उम्र जिसमें कह सकते हो 17 वर्ष, और इसके अलावा अमेरिकन, अफ्रीकन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रदत्त। अब अर्जित में जो मित्र, ये अर्जित किए गए। अब क्या बनना चाह रही है, वकील, चाहे कामगार, चाहे वो छात्र हो, चाहे किसी टीम के सदस्य हो, चाहे शिक्षक बनना चाहते हो, चाहे सहपाठी हो, ठीक है, चाहे डॉक्टर बनना चाह रहे हो, ये सब क्या चीज करना पड़ेगा, इनको समाज के अंतर्गत अर्जित करना पड़ेगा। तो आई होप आपको इस चीज से क्लियर हो गया होगा। अब आता है परिस्थिति और प्रतिष्ठा अंतर संबंधित शब्द है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। जिसमें कह सकते हो कि कोई भी हमारा पदाधिकार हो, उसके चाहे मूल्य के प्रकार हो, उसको ही हम प्रतिष्ठा कहते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी स्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी हमने समाज के अंतर्गत अपनी स्थिति, जो भी हमने रेपुटेशन बनाई होगी, उसके अनुसार ही हम उसको ऊंचा या नीचा कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि कोई भी एक दुकानदार है, उसकी अर्निंग तो बहुत अच्छी है, कमाता भले ही ज्यादा है, लेकिन डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी समाज के अंतर्गत।
ठीक है ना। भले ही दुकानदार की सैलरी ज्यादा हो, दुकानदार डॉक्टर की तुलना में कमाता ज्यादा हो, लेकिन जो परिस्थिति है, जो ऊंचा दर्जा दिया जाता है वो एक डॉक्टर को दिया जाता है। ऐसे सेम शिक्षक, ठीक है, ऐसे ही हमारे चाहे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो, ठीक है ना, मैटर वो नहीं करता है क्या कहते हैं कि वो कितना कमा रहे हैं, मैटर ये करता है कि वो उनकी वैल्यू कितनी है। तो वही चीज है कि एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज्यादा होगी, चाहे उसकी आय कम ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन समय और समाज के साथ किस व्यवसाय को कितना प्रतिष्ठित माना जाएगा, यह बदलता रहता है। कि हो सकता है पूर्व में कोई व्यापार था जिसको पहले निम्न समझा जाता था, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें चल रही है। अब आता है भूमिका एवं भूमिका संघर्ष, यानी कि हर एक व्यक्ति की समाज के अंदर क्या होती है, अपनी एक भूमिका होती है, जिसको कह सकते हो अपना एक रोल होता है, ठीक है ना, जिसकी जिम्मेदारी हो सकती है, जिस व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति, जो भी उसकी जैसी स्थिति है, जैसी उसका स्तर है, उसके अनुरूप जो भी कार्य करता है वो उसकी भूमिका कहलाती है। लेकिन अब इसी में रहता है हमें भूमिका संघर्ष, ठीक है। तो भूमिका संघर्ष में क्या है कि एक कामकाजी जो स्त्री होती है उसको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। दोहरी भूमिका कैसे निभानी पड़ती है कि मान लो एक कामकाजी स्त्री है तो उसको क्या हो रहा है, काम पर भी जाना है जॉब के लिए, ठीक है, और इसके अलावा उन्हें घर पर भी, जिसमें कह सकते हो खाना बनाना, ठीक है, बच्चों की देखभाल करना, सबकी जरूरतों का ख्याल रखना, ठीक है। तो वो सब क्या काम होते हैं, उसके लिए दोहरी भूमिका हो गई कि एक तरफ उसको काम पर भी जाना और एक तरफ यहाँ पर बच्चों की देखभाल है, घर की जिम्मेदारी है, वो सब भी निभानी है। ऐसे ही एक होती है हमारी खासी जनजाति, उसके जो पुरुष है उनको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, जिसमें क्या हो सकता है दोहरी भूमिका के अंदर, जो वहां के जो पुरुष होते हैं, क्योंकि खासी जनजाति में क्या है, मात्र सत्तात्मक है, ठीक है। तो मात्र सत्तात्मक जब पक्ष है तो इसमें क्या होता है, माता के बाद में बेटी को संपत्ति मिलती है, लेकिन जो पुरुष होता है उसको दोनों तरफ से करना पड़ता है, यानी कि अपने परिवार को भी पालना है और इसके अलावा उसको अपने बहन की जो संपत्ति है उसकी भी रक्षा करनी होती है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या चीज, कि जो खासी जनजाति है उसको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, ठीक है। अब इसी में आता है हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कह सकते हो समाज व सामाजिक नियंत्रण। जो मैं आपको स्टार्टिंग बोल रहा था कि समाज के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे भी नकारात्मक तत्व होते हैं जो समाज को दूषित करने का काम करते हैं, जो समाज के अंतर्गत अपराध फैलाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं को रोकने के लिए, ताकि दूसरे व्यक्ति अपनी सामाजिक गरिमा, अपनी स्वतंत्रता, समानता, उनका ढंग से पालन कर पाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक नियंत्रण। यानी कि समाज को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, उसके अंतर्गत यही होता है, किस तरीके से समाज में व्यवस्था स्थापित की जाए और जिसके द्वारा समाज में सभी लोगों को एकजुट रखा जाए, उसी को बोलते हैं सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे आज कह सकते हो, आज देख लो, आज पूरा का पूरा जमाना जो है वो कैसा हो गया, इंटरनेट के जरिए। तो इस पर भी तो देखा जा रहा है कि सोशल कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे इसका मिसयूज होने से बचाया जाए, ठीक है। तो इंटरनेट इन सब के लिए भी हमें आज जरूरत पड़ रही है, इसको भी नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, कि इस तरीके से कंटेंट डाले जाएं जो हर एक के लिए क्या रहे, सुविधाजनक रहे, ठीक है। ऐसे ही आप यहां देखिए, जिसमें आपके कस्टम्स, लॉ यानी कि कानून के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा, मोरल कोड यानी कि जिसमें कह सकते हो जो आपके नैतिक मूल्य होते हैं, उसकी जरिए से भी तो समाज को क्या करा जाता है, नियंत्रित किया जाता है कि बच्चे ये अच्छा काम है, इस तरीके से जाना है। जिसमें कह सकते हो आप किसी को आंखें दिखाकर, ठीक है, मुस्कुराकर, इन सभी जगहों से आप क्या करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब इसी में आते हैं हमें सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। तो दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक होता है हमारा औपचारिक नियंत्रण और एक होता है अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण जिसके अंदर कह सकते हो हमें क्या होता है, कानून का, राज्य का, पुलिस का सहारा लिया जाता है, ठीक है। और अनौपचारिक में इसका विपरीत होगा। तो यानी कि जब नियंत्रण को हम क्या करते हैं, संहिताबद्ध कर देते हैं, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन द्वारा, जिसमें कह सकते हो बल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कि अगर कोई अपराध हो गया तो ऑब्वियसली हम उसमें क्या करेंगे, समाज नहीं निपटा रहा, उसको लिए हमें पुलिस की जरूरत पड़ती है, कानून के जरिए उसको दंड दिया जाता है, तो वो औपचारिक उसमें हो गया।
जैसे अपराध की गंभीरता के अनुसार जैसा अपराध करेंगे उसको उस तरीके से दंड मिलता है। तो वो दंड क्या हो सकता है, आपको एक नॉर्मल जुर्माना भी लगाकर और इसके अलावा जो आपको उम्र कैद, फांसी की सजा, इस तक का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि मृत्यु दंड तक हो सकता है। अब आता है अनौपचारिक, यानी कि जिसमें पुलिस, राज्य ये नहीं आएंगे। जिसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, धर्म, रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं, इन सब का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा जो धर्म गुरु है, ठीक है, उपदेशक, वो इनका सहारा लिया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत अशासकीय और असंहिता बंद होता है। जैसे ग्रामीण समुदाय में जातीय नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होता है, किसी भी समाज का क्या कर दिया जाता है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, या फिर उसको गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, गांव से बाहर भेज दिया जाता है कि अब आपका इसमें गांव में कोई काम नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कानून का सहारा नहीं लिया गया, लेकिन उसमें क्या हुआ, सभी लोगों ने, अगर उसने ऐसा कुछ काम करा है, ठीक है, तो उसके लिए जो समाज के अनुरूप नहीं है तो उसका या तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, या फिर उसको देश निकाला, या फिर कह सकते हो कि गांव से बाहर कर दिया जाता है। और इसके अलावा घरों के अंदर हम जो ज्यादातर देखते हैं, मुस्कान, ठीक है ना, चेहरे बनाना, शारीरिक भाषा, आलोचना, उपहास है ये, ठीक है ना, उपहास, हंसी, या फिर कह सकते हो कि आंखें दिखाना, उस तरीके से भी तो हम समाज में नियंत्रण बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे मैक्सिमम देखा होगा कि घर पे गेस्ट आ जाए और आप थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हो तो घर वाले क्या करते हैं, आंखें दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो उस तरीके से भी तो आपको समाज के अंदर नियंत्रित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका अनौपचारिक नियंत्रण का पार्ट है। अब आता है सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद में हमारा ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दो दृष्टिकोण मिलते हैं हमें, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण और संघर्षवादी दृष्टिकोण। तो देखो, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण जिसमें क्या होता है, व्यक्तियों और समूह के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रकार्यवाद जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं राज्य, पुलिस, इन सबका सहारा लेते हैं। इसके अलावा समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्य और प्रतिमानों को लागू करा जाता है, कि यानी कि समाज के क्या मूल्य हैं, कहीं आप किसी दूसरे की स्वतंत्रता का तो हनन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रतिमान को लागू किया जाता है, जिसको कह सकते हो गुड कंडक्ट। ठीक है, व्यक्तियों या समूह के पथभ्रष्ट व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, जिसको कह सकते हो कि जो व्यक्ति का जो अपने पथ से भ्रष्ट हो गया है, यानी कि जो उसके कार्य दिए गए हैं वो उसके अनुरूप नहीं चल रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा प्रकार्यवादी दृष्टिकोण। अब इसी का हमारा आता है संघर्षवादी दृष्टिकोण। इसके अंदर क्या होता है, समाज के जो प्रभावी वर्ग होते हैं, यानी कि जिसकी कह सकते हो बहुत ज्यादा एक रेपुटेशन है समाज के अंतर्गत, तो वो अपना प्रभाव जमाकर दूसरे को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो बाकी समाज पर क्या करता है, वो नियंत्रण कर देता है। जैसे स्थिरता बनाए रखने के लिए समाज के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर प्रभुत्व जमाया जाता है, उसी को बोलते हैं संघर्षवादी दृष्टिकोण। यानी फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं एक जब ग्रुप दूसरे को अपना नियंत्रण बनाएगा तो उसमें संघर्ष देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मान लो जैसे क्या होगा कि एक पावरफुल व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, दूसरे जो पावरफुल नहीं है उसके ऊपर अगर अपना कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं संघर्षवादी दृष्टिकोण। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर जो 2 था, पूरा 1 शॉर्ट वीडियो, जिसमें कह सकते हो एक ही बार में आपको पूरा का पूरा चैप्टर करा दिया। कोई भी डाउट है तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 3। आज के लिए धन्यवाद।